संयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति धीरे धीरे क्रियान्वयन होने लगा है। उस क्रियान्वयन में एक प्रमुख विषय है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनेक विषयों के उपरांत जो 2-3 विषय प्रमुख है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को डीकोलोनियलाइज करके अंग्रेज जिस दृष्टि से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ढालने का कोशिश किए थे, उसी से परे जाके भारतीयता के आधार पे भारतीय ज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था को लागू करना और भारतीय भाषाओं का महत्व देखते हुए इसको लागू करना, यही सब आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख फीचर है, प्रमुख अंश है। उसी पृष्ठभूमि में जब आप एकत्रित होते हो, इसकी महत्व और बढ़ जाती है। मैं आशा निश्चित रूप में रखूंगा, पिछले 3 दिनों में, आज मिला के 3 दिनों में जो आपकी विमर्श हुए होंगे, विद्वान जब बैठते हैं 2 प्रकार की चीज होता है, गुणों की चर्चा होता है, अवगुणों की थोड़ा ज्यादा भी चर्चा होता होगा। आपने किया होगा, मीटिंग के बाद आपको जो समय मिला होगा उसको तो जो सदुपयोग आपने किया, लेकिन जो मीटिंग के अंदर, सत्रों के अंदर आपने कुछ अच्छे निष्कर्ष निकाले होंगे। शिक्षा विभाग के प्रमुख प्रशासक के नाते हमारी अपेक्षा आपसे रहेगा, आपकी रोड मैप क्या है, आपने कौन सी 10 बात, हाँ ये अलग बात है, यूजीसी की ग्रांट एरियर छोड़ के, वो तो जो है ही आपका है, उसको छोड़ के 21वीं सदी में भारत की शिक्षा को कैसे अपनाएं, कैसे उसको ले जाएं, जिसमें निश्चित रूप में भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हम सभी भारतीयों का मन में एक विश्वास, कोई भी भारत में जन्म होने के उपरांत उसके मन में वो विश्वास जन्म के साथ आता है, हम सभी लोग साम्राज्यवादी नहीं है, हम अतिक्रांत नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास जो पूंजी है वो ज्ञान ही है, शिक्षा ही है, विवेक है, बुद्धि है। उसी के आधार पे हम विश्व के कल्याण करने वाले जन समूह है। ऐसे भारतीय का जन्म होते ही एक आत्म अभिमान, एक आत्म परिचय होती है। हमारी अपेक्षा है आप इस बार जब चर्चा किए होंगे, उसी दिशा में जो आपने पथे तय किया होगा वो हमें आप मार्गदर्शिका के नाते देंगे, तो हमको आने वाले दिनों में काम करने में सहूलियत होगी। तो ऐसा ही विज्ञान में, आधुनिक विज्ञान में, जिसकी व्याख्यान आदरणीय जगदीश जी जैसे विद्वान करते हैं, फिजिक्स को सबसे प्रमुख विज्ञान कहा जाता है। उस फिजिक्स की, विज्ञान की एक स्वभाव होता है, ये क्यों, ऐसे क्यों हुआ, क्या उसकी प्रमाण है, साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक टेम्पर, इसके बारे में पिछले औद्योगिक क्रांति के उपरांत साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक एविडेंस, ये वेद वाक्य हो चुका है, प्रमाणित करना पड़ेगा। तो विज्ञानियों ने, फिजिक्स की विज्ञानियों ने जब ऐसा क्यों करते करते एटॉम तक पहुंचे, कण परमाणु तक पहुंचे, उसके आगे कहां पहुंचे, उसके आगे वो गॉड पार्टिकल तक पहुंचे, निर्गुण तक पहुंचे, निराकार तक पहुंचे। ये साइंस की दुनिया की आखिरी छोर में मिलने वाला वैज्ञानिक प्रमाण है। शायद हमारी वेदों में, ग्रंथों में, हमारी जीवन प्रवाह में ये भरा पड़ा है। चुनौती कहां है? क्या इस सभ्यता को, मैं बहुत बाहर नहीं जाता हूं, दुनिया के जहां जहां सभ्यता का प्रमाण मिलता है, उस सभ्यता
जिसकी आयु हजारों साल है। ऐसे अनेक सभ्यता प्रमाण मिलता है। उस सभ्यताओं के पीछे अगर हम जाते हैं, कुछ तो ज्ञान होगा, कोई तो रचना होगा, कोई तो एक व्यवस्था होगा। ऐसा ही तो एक भेड़ चाल से ऐसे सभ्यता खड़े नहीं होते हैं। ऐसे हमारी भारत की सभ्यता को अगर हम सिंहावलोकन करते हैं, तब हमको ये मिलता है कि एक आधुनिक, वैज्ञानिक, संस्कृति संपन्न, भौतिक संपन्न समाज जीवन की व्यवस्था हमारे वहां था। उस समाज व्यवस्था में जो ज्ञान रही होगी, उसकी भाषा क्या रही होगी? इंडिया नॉलेज सिस्टम की परंपरा में क्या क्या विषय के बारे में उल्लेख किया गया होगा? अनेक हजारों साल की अनेक प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिसकी कलाकृति और आकार, जिसकी तत्व, जिसकी दर्शन, विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सभी दृष्टि से अगर हम उसको गहराई से दिखते हैं तो भारतीय समाज की गहराई ध्यान में आती है। मित्रों, चुनौती किस विषय की है? दुनिया आज एक गांव बन चुका है, ग्लोबल विलेज हो चुका है। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को मैं सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी की बात नहीं कहता हूं। मैं तो भारत की कल्पना ऐसे करता हूं, जो इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसीलिए कहा गया कि भारतीय भाषा को महत्व देना पड़ेगा। भारतीय भाषा, उसकी लिपि अनेक प्रकार है, उसकी उच्चारण, व्याकरण अनेक प्रकार है, लेकिन भाव एक है। भारत की भूखंड में किसी भी इलाका में, कोई भी भाषा में किसी भी शब्द को एक व्यक्ति उच्चारण करता है, उसकी आंखों की वाणी, उसकी मस्तिष्क की भाव, उसकी चेहरे की भाव से ही उसकी भाषा को जोड़ा जा सकता है। यह भारतीयता है। इसमें संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान भी है। लेकिन ये लोक कल्याण में कब आएगा? लोक विवेक में कब आएगा? लोक समझ में कब आएगा? मैं बड़े विनम्रता के साथ ये अपेक्षा आप लोगों से कर रहा हूं। आप लोग निश्चित रूप में उसी दिशा में सोचे होंगे। इसको अभी हम और जगदीश जी वगैरह सोच के आ रहे हैं मंत्रालय में कि आने वाले दिनों में भारत में, मैं अगर आपके सामने एक चुनौती रखूं, भारत में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आयु 3 से, जब बच्चा को 3 साल हो जाएगा, शहरों में संपन्न घर के लोग उसको केजी में भेज देते हैं, किंडरगार्टन में भेज देते हैं, प्ले स्कूल में भेज देते हैं, गांव में आंगनबाड़ी में भेज दिया जाता है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, सारे बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन नेटवर्क में लाया जाएगा। कक्षा अभी श्रेणी शुरू होगा बाल बाटिका के नाम पे आयु 3 से। आयु 3 से एक विद्यार्थी जिंदगी भर पढ़ते जाएगा, लेकिन व्यवहारिक आयु उसकी 23 से 25 तक होगा। 3 से 23 की आयु वर्ग की अगर भारत में अभी मैं आबादी को मैं गिनती करूं, इसकी संख्या हो जाते है 50 करोड़ से ज्यादा, यानी लगभग 35-40% यही हो जाता है। तो उसकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए? आज जो व्यवस्था है वो सीमित है। हमें अनोखा पद्धति अपनाना पड़ेगा, अभिनव उपाय खोजना पड़ेगा, जिसमें ये सारे वर्ग कुछ ना कुछ ज्ञान आहरण करें, शिक्षा से जुड़े, अक्षर से जुड़े, पढ़ाई लिखाई, विवेक, और सबको अंधेरे से उजाला की ओर जाने के लिए शिक्षा की भूमिका रहे। क्यों मैं आज भी मानता हूं ये मूल भारतीय भाषा की मातृ केंद्र होने के नाते आप सभी को समेटने का
दायित्व आपके पास है, सभी की समझ बढ़ाने की सहजता आप ही के पास है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनेक विषय इसी प्रकार की आपके सामने उल्लेख किया गया है, उसी को आप कैसे आगे ले जाओगे, मैं इसी अपेक्षा के साथ आपको पुनः इस उत्कर्ष महोत्सव में भाग लेने के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।